नमस्कार साथियों, मैं संतोष सोनवाने। आज अपन पहुंचे हैं गढ़चिरौली जिले के आरमोरी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 में और हमारे साथ कमलेश जी नेताम, राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के प्रदेश महासचिव। मैं अपने चैनल खबर के दिन में आपको स्वागत करता हूँ। जय सेवा, जय जोहार और नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम कमलेश नेताम है। मैं प्रदेश सचिव के तौर पर महाराष्ट्र में चुना गया हूँ राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी की तरफ से। सर, अभी जो विधानसभा चुनाव चरम पर है और तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही है सर, तो आपकी जो राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी है, तो सर इसकी क्या रूपरेखा है और ये किस किस मुद्दे पर जनता के बीच में जाकर के चुनाव लड़ रही है? बेसिकली ऐसा है कि ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे बीच के, हम शुरू से एक आंदोलनकारी की भूमिका में रहे हैं। आंदोलन हमारा बेस रहा है शुरू से, और शुरू से हमारा ब्रीद रहा है कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष, और आगे चल के उसके माध्यम से राजकीय भागीदारी की तरफ एक मुड़ना है हमें। तो इस हिसाब से हमने शुरू में ये संगठन किए, फिर हमारे कई सारे आंदोलन हुए स्टूडेंट के माध्यम से या लोगों के माध्यम से, माइनिंग को लेकर, विद्यार्थियों के अधिकारों के ऊपर लेकर, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जो आदिवासी आश्रम स्कूलों में जो बलात्कार हुए लड़कियों के या बच्चों के जो शोषण हुए, उसके ऊपर हमारी बहुत सारी आंदोलन की भूमिका रही है। अभी रिसेंट में जो धनगर जो मुद्दा था, उसमें भी हमारा बहुत बड़ा आंदोलन की भूमिका रही है। सर, जैसे कि आदिवासी को कहा जाता है, आदिवासी भाइयों को कहा जाता है कि यह जल जमीन जंगल के परिचायक है, और अभी जैसा सुनने में आया है कि इन्हीं आदिवासी भाइयों पे नक्सल केसेस लगा दिए गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना है? जी, शुरू से रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी के जो भी यहाँ पे प्रतिनिधि रहे हैं, जो भी आमदार मंत्री रहे, तो इन्होंने एक प्रशासन पे शुरू से एक मजबूत पकड़ रखने की कोशिश की है। और जो भी उनके खिलाफ बोल रहा है, उनके ऊपर ये, जैसे मैं बाहर से कहीं पढ़ के आया हूँ नागपुर से वगैरह, और मुझे थोड़ा सा नॉलेज है एरिया में क्या हो रहा है, बेसिकली माइनिंग में, जल जंगल जमीन में, या आदिवासी के क्षेत्रों में उनके अधिकारों पे क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा सा अगर नॉलेज है, और मैं पब्लिकली थोड़ा सा इनको कहीं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ या विरोध कर रहा हूँ, तो ये कल जाके मेरे ऊपर कोई भी एक नक्सलवादी समर्थक या कोई भी फर्जी केस करके ये मेरे को अंदर डलवा देंगे। बस शुरू से इनकी यही भूमिकाएं रही है। अगर इनके खिलाफ में कोई बात करता है, तो बस इसी माध्यम से ये षड्यंत्र करके मुझे अंदर डाल देंगे, या बहुत से युवाओं को इन्होंने नक्सलवादी समर्थक करके अंदर डाला है। जी, और एक सवाल था सर, जैसे दोनों सरकारें आई है यहाँ पे, तो दोनों सरकारें आपस में एक दूसरे पे आरोप लगाते रही है कुपोषण और बेरोजगार के संबंध में। आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं बोलता हूँ दोनों सरकारें जो है ठेकेदारों की सरकार है, ठेकेदारों की, व्यापारियों की सरकारें हैं। उनको आदिवासियों से कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर कुछ लेना देना रहता, तो आजादी के 75 साल बाद भी गढ़चिरौली जो रहता वो ऐसा नहीं रहता, या आरमोरी जो रहता, कोरची, अभी फिलहाल में हम कोरची में बैठे हैं, तो कोरची ऐसा नहीं रहता। आपको, अगर आप अभी कोरची में देखते हैं, तो आपको ढंग का एक स्कूल नहीं मिलेगा, एक कॉलेज नहीं मिलेगा, या अच्छा अस्पताल नहीं मिलेगा, रास्ते अच्छे से नहीं मिलेंगे आपको। तो ये हालात है आजादी के 75 साल की। और कुछ गांव तो ऐसे हैं जिनके नाम नाम सिर्फ नक्शों पे है, बट वहां पे पहुंचने का कहाँ से वही नहीं मालूम, रास्ते भी नहीं है। जैसा आपने अभी शिक्षा के बारे में बताया, तो जानकारी के लिए जो हमें जानकारी मिली है कि सरकार ने समस्त स्कूलों का और जिला पंचायत स्कूलों का निजीकरण यानी प्राइवेटीकरण कर दिया है। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? मैंने आपको इसके पहले भी बोला कि ये जो सरकार है वो व्यापारियों की सरकार है, गरीबों की, ओबीसी की, माइनॉरिटी की या आदिवासियों की सरकार नहीं है। ये हमेशा जो भी निर्णय लेते आई है, फैसले करते आई है, तो ये व्यापारियों के हितों के संबंधित या हितों के लिए फैसले लेते आई है। हमारा पहले ही शिक्षा में जो योगदान है वो काफी कम रहा है। अब इन्होंने उसका निजीकरण कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन लाया है। तो अब प्राइवेटाइजेशन लाया है, तो जो मालिक इसको रन करेगा वो अपने हिसाब से फीस रखेगा। हम ऑलरेडी शिक्षा नहीं ले पा रहे थे क्योंकि हमारी जो आर्थिक जो हालात है वो अच्छे नहीं है। अब प्राइवेटाइजेशन होने के
बाद में इनकी जो फीस है वो बढ़ जाएगी, लाखों रुपए कर दिया जाएगी। तो आदिवासी वैसे भी प्राइवेटाइजेशन की वजह से शिक्षा से बेदखल हो जाएंगे। तो इनका वास्तविक में षड्यंत्र ही रहा है कि आदिवासी को शिक्षा से बेदखल किया जाए। इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस ने आज तक कांग्रेस हमारे लोगों को आदिवासी भोले भाले जनता को बेवकूफ बनाने का ही काम किया है। हमने विधानसभा में मांग की थी, सॉरी विधानसभा के इलेक्शन के आगे में मांग की थी कि हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक अच्छी मजबूत पकड़ रखते हैं समाज में या समाज की भूमिका रख सकते हैं, उनको कांग्रेस या बीजेपी से टिकट मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं चाहिए उम्मीदवार करके, उनको चाहिए बेवकूफ, उनके तलवे चाटने वाला। जैसे हमारे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, हमारी माधुरी मड़ावी मैडम है, वो सीओ रही है या कि सीनेट मेंबर रही है, और उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा था और काफी पुरानी कार्यकर्ता है कांग्रेस की, बट उनको टिकट नहीं दिया गया क्योंकि वो आदिवासी के मुद्दे जो है वो एकदम खुल के रखती है और कुछ गलत हुआ तो उसका विरोध करती है। कहीं ना कहीं पार्टी को डर था कि ये इन्हें यदि टिकट दी जाती है और ये यदि जीत करके आते तो आदिवासी की बात अपनी वजनदारी से रखेंगे, कहना का मतलब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वो पढ़े लिखे लोगों को टिकट नहीं देना चाहती। इनको सिर्फ तलवे चाटने वाले और अनपढ़ गवार लोगों को ही टिकट देना है। ये तमाम सरकारें आई है सर, और महिला सशक्तिकरण की अपन बात करें तो जो आंकड़े निकल के आते हैं ये उसके टोटल विपरीत है और उल्टे समझ में आते हैं। तो महिला सशक्तिकरण के संबंध में आप क्या कहना है? महिला सशक्तिकरण के बारे में अगर बताया जाए तो अगर गढ़चिरौली जिले को देखा जाए तो शुरू से महिला सशक्तिकरण ये बेदखल मुद्दा रहा है मेरे हिसाब से। यहाँ पे जैसे आप स्कूल में देखते हैं तो लड़कियों का शोषण या महिलाओं पे बलात्कार, या लड़कियों का या शिक्षा के तरफ जो है, जो गवर्नमेंट ने उनको शिक्षा की तरफ लेके जाना चाहिए तो उन्होंने बेदखल करने का काम किया है। अभी भी गवर्नमेंट ने एक सशक्तिकरण यानी जो फर्जी एक योजना लाई है, लाडली बहन योजना, वो पूरी तरह से फर्जी है। फर्जी इन द सेंस, अगर आपको देना ही है तो शिक्षा दो, ठीक है, रोजगार दो, पैसे दे रहे हैं आप लोग, और पैसे दे रहे तो क्या, वो हमारा ही पैसा है, वो हमारा ही पैसा है, हमारे टैक्स से जा रहा है, आप कोई अपने जेब से नहीं बांट रहे। और आप एक तरफ से दे रहे हैं, बहना को खुश करने की कोशिश करने के पीछे आप जीजाओ को नाराज कर रहे हो। यानी 1,500 तो दे रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं आज दिवाली है तो हर चीज के दाम बढ़े हैं इन्होंने। जैसे एक तेल की टीन जो है वो 1600 का 2200 रुपए हो गया। 2250। हाँ, बिजली के बिल रेट बढ़ा दिए। जो महाराष्ट्र या जो चंद्रपुर बेसिकली सबसे ज्यादा बिजली बनाता है इंडिया में, सबसे ज्यादा रेट विदर्भ में है बिजली के दर। जी। जबकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्पादन भी विदर्भ में होता है, इसके बाद भी बिजली का जो रेट है विदर्भ में भी ज्यादा है। हाँ, ऐसा आपका मानना है? हाँ, हम पैदा करने वाले लोग सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके नजरिए से जो अभी वर्तमान सरकार है ये इसकी जिम्मेदार है? बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदार है। सर आपने अभी जो शिक्षा की बात की थी तो मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा हूँ कि शिक्षा के ऊपर में सरकार ने 18% जीएसटी लगाई है। वहीं उद्योगपति और जो बड़े बड़े जो बड़े बड़े धंधे वाले हैं, ये यदि हवाई यात्रा करते तो इनके जो हवाई यात्रा का जो किराया है इसके ऊपर ओनली 5% जीएसटी है और शिक्षा के ऊपर 18% जीएसटी। इस संबंध में आपका क्या? मैंने इससे पहले आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया कि जो मौजूदा सरकार है वो व्यापारियों की और दलालों की सरकार है, तो ये लोग वैसा ही करेंगे। इन्होंने तो किताबों पे जीएसटी लगाई है, और वो भी बहुत ज्यादा, और व्यापारियों, हाँ 18%, और व्यापारियों के जो हवा हवाई जहाज है या बाकी की चीजें हैं उन पे सिर्फ 5%। तो आप देखो, व्यापारियों को इतनी ज्यादा छूट और गरीबों को इतना ज्यादा महंगा जीएसटी।
इस सरकार इसलिए की नाकामी हाँ, मैं मानता हूँ कि ये सरकार टोटली पूर्णतः ये दलालों की और व्यापारियों की सरकार है। सर, और एक बात थी कि यहाँ पे इससे पहले कांग्रेस का भी एमएलए यानी आमदार रहा है और बीजेपी का भी आमदार रहा है। तो सर इन्होंने अभी तक क्या विकास कार्य किया है? यहाँ का जो सिटिंग एमएलए है, वो वास्तविकता में आदिवासी है ही नहीं, वो बोगस आदिवासी है। और इसीलिए हम बीजेपी का तीव्र निषेध करते हैं कि वो हमेशा हमारे खिलाफ में षड्यंत्र करते आ रही है और आदिवासी को हम टिकट दे रहे करके बोगस को हम हमेशा हमारा प्रतिनिधि के रूप में सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता काफी नाराज है। आज स्पेशली आदिवासी लोग यहाँ के बहुत नाराज है कि बीजेपी के पास बहुत सारे ऑप्शन रहने के बाद भी बीजेपी किसी बोगस को टिकट दे रही है। सर, आपने जैसे अभी इससे पहले जिक्र किया था लाडली बहना, तो ये जो लाडली बहना योजना है, ये चुनाव से लगभग 4 माह पहले शुरू हुई है। तो सर इस लाडली बहना योजना का इस विधानसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा और कितना क्या फायदा भाजपा को होगा? मैं ये तो नहीं बता सकता कि भाजपा को कितना ये होगा, लेकिन ये सब फर्जी है। मैंने आपको पहले भी बोला है, इन्होंने एक तरफ से दिया है तो दूसरी तरफ से निकाल भी लिया है। ये योजना एक लॉलीपॉप है। यस, टोटली लॉलीपॉप है। अगर देना है तो रोजगार दो, हमारे बहनों को रोजगार के लिए मार्गदर्शन करो। कोरची हो गया, कुरखेड़ा हो गया, आरमोरी हो गया, यहाँ पे कुछ कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, ऐसी कुछ योजनाएं चलाओ जहाँ से हमारी जो बहन है, हमारी माता है, वो आपके 1,500 पे डिपेंड ना रहे, वो खुद के भरोसे इतनी मजबूत हो जाए कि लोगों को कर्जा दे सके। और ये आप शुरू से कर सकते थे, बट आपने जानबूझ के नहीं किया है, क्योंकि अगर आदिवासी आगे जाता है, आदिवासी का डेवलपमेंट होता है, तो कल आपको आदिवासी सवाल करेगा या कल आपको आपको भाव नहीं देगा। इस माध्यम से आपने आज तक आदिवासियों का विकास ही नहीं होने दिया। सर इससे पहले अभी हमारे संज्ञान में एक जानकारी आई थी कि यहाँ पे माइनिंग वाला जो अभ्यारण्य आने वाला है, तो आप इसे अपने नजर से क्या मानते हैं? देखिए, माइनिंग का जो मुद्दा है, वो शुरू से स्पेशली आदिवासी लोगों को तकलीफ देने वाला रहा है। आप यहाँ पे माइनिंग ला रहे हैं, बट माइनिंग के नाम पे सिर्फ क्या पोल्यूशन फैला रहे हैं, बीमारियां फैला रहे हैं। ऊपर से जो माइनिंग की वजह से जो रास्तों की जो हालत है, वो इतनी खराब है। अगर आप यहाँ के नदी नालियों का भी पानी देखते हो, जहाँ जिस सेक्टर में माइनिंग है, तो वहां पे आपको लाल दिखेगा पानी। तो इस वजह से इतनी ज्यादा रास्ते इतने ज्यादा खराब, क्योंकि पूरी ट्रक लाइन चलती है। अभी ताजा ही ये एक मुद्दा था कि एक औरत की डिलीवरी का समय था, तो उसके तो एम्बुलेंस टाइम पे नहीं मिल सकी। उनको स्ट्रेचर पे उनके हस्बैंड ने रास्ते से पैदल लेके गए और रास्ते में वो बेचारी मर गई। तो माइनिंग की वजह से बहुत से दुष्परिणाम हमारे लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं और माइनिंग की जो मलाई है वो नेता लोग खा रहे हैं।